इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये था पोटेंशियल। एसआई यूनिट वोल्ट। अब की क्लास में हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा ध्यान से सुनना एक एक चीज। देखो, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल रखा है यहां पर Q1 और वो रखा कहां? ए पॉइंट पर। अगर इससे कुछ डिस्टेंस दूर पॉइंट है बी और डिस्टेंस मैंने आपको दे दी फॉर एग्जांपल आर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि पॉइंट बी पर Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? पॉइंट बी पर Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? बताओ। मैं यहां लिख रहा हूं V इक्वल्स टू, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? K Q1 अपॉन R। What is the potential at point B due to charge Q1 at A? सिंपल सा, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया। ये है पोटेंशियल। अगर एक चार्ज पार्टिकल कोई रखा हुआ है कहां पर? इनफाइनाइट या कहीं भी रखा हुआ है, वो पार्टिकल है Q2। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल को बी पॉइंट पर लाने में इस चार्ज पार्टिकल को बी पॉइंट पर लाने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, कितना वर्क करना पड़ा, वो क्या है यहां? पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देना, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क क्या है यहां पर? एक एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? पोटेंशियल इनटू चार्ज। यस और नो? तो अगर मुझे Q2 चार्ज को बी पॉइंट पर लेकर आना है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ध्यान से सुनना। इसका पोटेंशियल बी पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल होगा मल्टीप्लाई जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। पोटेंशियल हमने बी पॉइंट पर क्या माना है यहां पर? V। और चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं यहां? Q2। तो V इंटू Q2 क्या है यहां पर? पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये तो है क्या? K Q1 अपॉन R। ये तो है V इंटू में Q2। ये क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी मीन्स K Q1 Q2 बाय R। और डिफरेंशिएट करने के लिए मान लो मैं तीसरा चार्ज ले आऊं, चौथा चार्ज ले आऊं, ये 1 है, ये 2 है, कहीं Q3 भी होगा, कहीं Q4 भी होगा, कहीं Qn भी होगा। तो डिस्टेंस जो लिखी हुई है अगर 1 और 2 के बीच में तो हम मेंशन कर लेते हैं ऐसे R12। अगर इसको मैं 1 2 लिख दूं तो R12 रहेगी वो डिस्टेंस ही। अगर मैं Q3 लिख दूं तो R1 से लेकर 3 को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? R13, मतलब डिस्टेंस 1 और 3 के बीच की होगी। कोई डाउट है इसमें? पक्का? इसके बाद देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया हमारे पास, K Q1 Q2 बाय R। ठीक है, अब इसके बाद जो बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो क्या आता है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, दो केस हैं, दोनों के दोनों ध्यान से समझ। एक है विदाउट या इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा केस है
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेम सिस्टम है। एक कोई रीजन है, एरिया है ये वाला, ध्यान से सुनते जाना। एक कोई एरिया है ये वाला जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, फ्री स्पेस है। अब कोई चार्ज पार्टिकल, मैं यहां लिख देता हूं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कोई चार्ज पार्टिकल यहां रखा हुआ बाहर, Q1 चार्ज पार्टिकल रखा हुआ बाहर कहीं भी, इनफाइनाइट पे कहीं भी, Q1। मुझे इस Q1 चार्ज को इस स्पेस में लेकर आना है जहां पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह लाने में कितना वर्क करना पड़ा, उसको एक रेस्पेक्टेड पोजीशन में लाने के लिए, उसकी जो प्लेस है उस पर लाने के लिए कितना काम करना पड़ा। ठीक है, और अगेंस्ट काम करना पड़ता है, जैसे फोर्स है, फोर्स है इस डायरेक्शन में, मैं उसको खींच के ला रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो मुझे काम करना होगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस Q1 चार्ज को ऐसी जगह ला रहे हैं जहां पर पहले से ही कोई कैसी भी रुकावट नहीं है, तो मुझे इस Q1 चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए, Q1 चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए कितना काम करना होगा, बताओ। हाउ मच वर्क इज टू बी डन टू कैरी चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन फ्री स्पेस विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई कैसी भी रुकावट नहीं है तो वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q1 विल बी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ के लिए, ध्यान रखना। वर्क डन कितना होता है, फ्री स्पेस मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाने के लिए सबसे पहले चार्ज को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, 0 1। क्लियर है, एक स्टेप क्लियर है। अब इस स्पेस में जब Q1 नहीं था, E कितना था, 0 था पहले से ही, Q1 नहीं था, वर्क कितना करना पड़ा, 0। लेकिन अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन क्या है कि हमारे पास इस स्पेस में चार्ज आ चुका है, चार्ज आ चुका है, तो कंडीशन सिमिलर सी दिख रही है, चार्ज है पहले से Q1। अब मैं अगर कोई दूसरा चार्ज Q2 इस स्पेस में लाना चाहूं, इस पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस है R12, जिस Q2 को मैं लाना चाहूं इस पॉइंट पर, ये चार्ज बन गया कितना, Q2। तो मुझे डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो कितना वर्क करना पड़ा होगा। देखो दोनों को देखो, ये डायग्राम और ये डायग्राम क्या सिमिलर नहीं है, पहले पोटेंशियल निकाला, इस पॉइंट पर कितना निकला, के Q1 बाई R12, और चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, एनर्जी बन गई, वर्क बन गया। तो यहां W2 वर्क डन कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R1। आ गया होगा समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप इसी में ही, अगर कोई चार्ज रखा हुआ है Q3 बाहर, अब उसको मैं लेके आ रहा हूं इस पॉइंट पर, Q3 चार्ज को, अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना, Q3 चार्ज को लेकर आ रहा हूं मैं इस पॉइंट पर। तो जब Q3 चार्ज को हम लेकर आए, उसको कितने चार्जेस ने अपोज किया होगा, 2 चार्ज ने, पहला पड़ा है Q1, दूसरा पड़ा है Q2, इसने भी किया होगा, इसने भी किया होगा, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। भाई इसको लाने में वर्क कितना लगा, 0,
हमें नहीं पता, कुछ भी रुकावट नहीं थी, हम आराम से ले आए। तो जब इसको लेकर आए तो किसने रोका? एक ने, एक में आंसर आ गया। जब तीसरे को लेकर आए उसको ये दो मिलकर रोक रहे हैं, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से। तो मैं वर्क डन इन कैरिंग चार्ज 3Q3, तो बताओ रिजल्ट क्या होना चाहिए? Q1 की वजह से Q3 पर इफेक्ट क्या आएगा? के Q1 Q3 डिवाइड बाय R13। ये 1 2 और 1 3 का रूल आ गया समझ में? मतलब 1 की वजह से इस पर वर्क हुआ इतना, प्लस सेकंड की वजह से अब क्या होगा, इसको भूल जाओ अब, के Q2 Q3 डिवाइड बाय R23। ये वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q3। अगर मैं फोर्थ को ले आऊं कहीं से भी, फोर्थ को Q4, बताओ इसकी वजह से होगा, प्लस इसकी वजह से, प्लस इसकी वजह से, चारों को ऐड कर दो। एन चार्ज ले आऊं Qn, तो एन टर्म्स आ जाएंगी, लेकिन टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस सिस्टम की? टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैं मान के चलूं 3 तक ही सॉल्व करें, हम 3 तक ही सॉल्व करें, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो क्या होगी? W1 प्लस W2 प्लस W, 4 का होता तो 4, N का होता तो ये प्लस ये प्लस ये, आंसर। तो नेट ये क्या आ जाएगा? के, ध्यान देना इधर ही, Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, मतलब W1 तो 0 था, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, W2 की वैल्यू ये आ गई, प्लस W3 के लिए पहले इसको लिख लो, के Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस के Q2 Q3 डिवाइड बाई R2। एक चीज याद रहे, 1 2 आ गया है के Q1 Q2, तो उसका उल्टा Q2 Q1 नहीं लिखना है, पेयर एक बार ही आएगा। Q1 Q3 3 का तो 1 2 1 3 2 3, 4 का होता तो 1 4 2 4 3 4, और 1 2 और 2 के साथ 3 होता, मतलब पेयर बढ़ते जाएंगे, रिपीट नहीं करना होता है। जैसे 1 2 3 4 कितने पेयर बनेंगे? 4 के लिए देखो बस 1 4 2 4 3 4, ठीक है। उससे पहले क्या था? 1 2 भी था, और 1 3 भी था, और 2 3 भी था, मतलब पेयर ऐसे बढ़ते जाएंगे, बस लिखना आना चाहिए। अब कोई दिक्कत? ये सिस्टम आ गया समझ में, एब्सेंस वाला। देखो नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां क्या है? ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। अब जब कोई चार्ज Q1 बाहर रखा हुआ है, ध्यान देना, आप चार्ज Q1 बाहर रखा हुआ है, इसको अंदर लाने के लिए वर्क करना होगा। हमें ये नहीं पता कितना चार्ज था पहले, बस ये बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल होगा तो वर्क करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस Q1 चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए हमें वर्क करना होगा। पहले केस में, एब्सेंस वाले केस में क्या था? वर्क डन 0 था, लेकिन यहां नॉन जीरो रहेगा। अब आएगा कितना? पोटेंशियल था पहले इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो पोटेंशियल भी होगा। पहले चार्ज के लिए पोटेंशियल मान लिया कितना? V1, और चार्ज कौन सा लेकर आ रहे हैं हम? Q1। चार्ज कौन सा लेकर आ रहे हैं? Q। पोटेंशियल मान लिया हमने V1।
ठीक है, या फिर पोटेंशियल सिंगल मान लो, 1 को छोड़ो, चार्ज Q1 ले लो, पोटेंशियल V इंटू Q1। एक स्टेप आगे समझ लो। एब्सेंस में क्या था, 0, लेकिन प्रेजेंस में क्या हुआ, ऑलरेडी पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल मान लिया कितना, V Q1। ठीक है, इतना आगे समझ लो। अब जब हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे Q2 और उसको लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट, जिसकी डिस्टेंस है R12 मान लिया। अब मुझे ये बताओ, इस Q2 चार्ज को लाने के लिए है कितने वर्क करने पड़ेंगे, मतलब कौन कौन इसको अपोज कर रहा था। और एक केस और मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कहीं पॉजिटिव होगा कहीं नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, पोटेंशियल यहाँ हाई होगा, पोटेंशियल यहाँ पर इसके कंपैरिजन में लो होगा। तो पहले केस के लिए पोटेंशियल हमने इस पॉइंट पर मान लिया कितना, V1। अब मुझे ये बताओ, Q2 चार्ज को लाने के लिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज इसको अपोज करेगी। पहला स्टेप यही, पहला स्टेप यही कि जब दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे तो पहले जो इसमें पोटेंशियल थी एक तो वो अपोज करेगी। तो उस पॉइंट के लिए मैंने मान लिया कितना, V2 Q2 सेकंड के लिए। लेकिन जब ये चार्ज यहां पहुंचा तो ये वाला चार्ज जो पहले आ चुका है वो भी अपोज करेगा, प्लस कितना आएगा, कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R1। क्लियर है। अच्छा, Q3 चार्ज को लाने के लिए मैं यहां लेकर आया Q3 को। अब बताओ, आप लोग ही बताओ W3 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, V3 Q3, पहले पोटेंशियल की वजह से, प्लस अब 1 की वजह से क्या होगी, K Q1 Q3 अपॉन R, प्लस 2 की वजह से भी होगी, K Q2 Q3 अपॉन R। अगर W4 ले आए तो V4 Q4 प्लस 1 4 और 2 4 3 4, मतलब ये ऐड हो, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, W1 प्लस W2 प्लस W3, तीन चार्जेस के लिए, N के लिए सबको ऐड करते चले जाओ। प्रेजेंस समझ में आ गया।